होती थी। इसी वजह से कहते हैं कि कोई भी बंदा जो कि लैपटॉप को झोली में रख के या कोई एक तरह का हॉट टेम्परेचर के ऊपर सारा दिन काम करता है, उसके अंदर स्पर्म सही तरह प्रोड्यूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि हीट आपके टेस्टिकल्स को डैमेज, आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। और जब यही टेस्टिकल्स अगर पेट के अंदर होते हैं तो इस व्यक्ति में से एक तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होनी थी, दूसरा इससे कैंसर हो सकता था। तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, जिसकी वजह से कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक हो गया? अब इसके अंदर क्या है, जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की जो फीमेल होगी, तो आपने क्या कहना, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, वो क्या कहते हैं, एक मेल बंदा आया या फीमेल आई, वो ये कहते हैं आपके पास आती है, जैसा कि फीमेल अपीयर होती है आपके पास आती है, उसके बाद कहते हैं कि एक तरह का प्यूबिक एंड एक्सिली हेयर्स के एक तरह के काम है। ठीक हो गया? उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक तरह का, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या देखते होते हैं, आपने ये कहना है कि इसके अंदर जनाब एक तरह का प्यूबिक और एक्सिल हेयर्स कम हो गए, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट है, क्या एक तरह का ब्रेस्ट है। तीसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि इसके अंदर आप क्या देखते होते हो, तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि इसके अंदर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर यूट्रस भी एब्सेंट है, यूट्रस भी एब्सेंट है। और उसके बाद आप ये कहते होते हो कि ये क्या है, आपने कहना ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, क्या एक तरह का, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसके अंदर बढ़ा हुआ होता है, ये कहते हैं एक तरह का एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। ठीक है बच्चों? डिफेक्ट इन एंड्रोजन रिसेप्टर रिजल्टिंग इन फीमेल अपीयरिंग जेनेटिक, ये वाली होगी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया विद स्कैंटी एक्सिली एंड प्यूबिक हेयर, एक्सिल और प्यूबिक हेयर सही तरह नहीं होंगे। आगे, यूडिमेट्री वजाइना, आपको पता है कि जो वजाइना होती है, यूडिमेट्री वजाइना का मतलब होता है जो रिमेनिंग वजाइना, उसकी बात वो कर रहा है। यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब्स आर एब्सेंट ड्यू टू परसिस्टेंट एंटी मलेरियल हार्मोन, मैंने आपको पहले बता दिया। पेशेंट डेवलप नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं ओपन फाउंड इन लेबिया मजोरा, सर्जिकली रिमूव टू प्रिवेंट मेलिग्नेंसी, कैंसर से बचाने के लिए हम रिमूव करते हैं। हाई टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच हार्मोन, सबका लेवल को एक तरह का ज्यादा होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पूछे, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों, क्लियर है? ओके जी। ओके, अब देखें बिलाल तारक बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि एक क्वेश्चन आया कि सर जी जो शी मेल होते हैं, क्या वो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी के आ सकते हैं? बच्चों, आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी को नहीं देख सकते, हो सकता है उसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी एक हो, ये भी कॉज हो सकता है। ठीक है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी भी एक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो शी मेल हैं उनके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने कहना एक हो सकता है कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, माशाल्लाह एक तरह लेके पेंसिल लेके बैठी हुई है। आपने क्या कहना, एक तरह का एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी भी हो सकता है, नंबर वन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी भी। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम ये कहते होते हैं। नंबर टू, अब देखें बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के अंदर मलेरियन आजनेसिस हो गई है, जिसको हम रॉकी टेंस की सिंड्रोम कहते होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि वो फीमेल है ही नहीं, वो बाहर से फीमेल नजर आती है, अंदर से वो है नहीं। ठीक हो गया? वो बाहर से वैसे फीमेल नजर आ रही है आपको, लेकिन अंदर से वो फीमेल नहीं है। तो ये भी आ सकते हैं, जिसको हम कहते होते हैं मलेरियन आजनेसिस वाली भी हो सकती है, जिसको हम रॉकी टेंस की सिंड्रोम कहते होते हैं। ठीक है? नंबर थ्री, और क्या आ सकता है? शाबाश, हाँ जी बच्चों, और आपका क्या आ सकता है इसके अंदर? आपने ये कहना होता है कि ये मलेरियन आर्जिनेसिस, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी, मेनली आपके यही आते होते हैं, जो कि जनाब आपका टर्नर सिंड्रोम वाली, मतलब कि इसके अंदर कह सकते हो, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के अंदर आप शी मेल नहीं ना लेते आते। ठीक है? लेकिन प्रोमिनेंट यही होता है, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी और ये वाला। ठीक हो गया बच्चों? अब आगे आ जाओ। आगे कभी भी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह है ना, अ फीमेल प्रेजेंट टू यू विद अनोस्मिया एंड इनफर्टिलिटी और एमिनोरिया, एक फीमेल आपके पास आती है जिसके अंदर आप अनोस्मिया देखते हो, इनफर्टिलिटी या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखते हो। अनोस्मिया का मतलब क्या है? ओ भाई, एब्सेंस ऑफ स्मेल है। एक ऐसी लड़की आपके पास आती है जिसको स्मेल भी नहीं आती। ठीक है? और दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि इनफर्टाइल है, ये एक तरह का मेंस्ट्रुएशन नहीं है, तो ये क्या आपने कहना, वो कॉलमैन सिंड्रोम है। क्या होता है? एक तरह का कॉलमैन सिंड्रोम होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पहली नर्व होती है उसका नाम होता है ओल्फैक्टरी नर्व, कि एक तरह का ओल्फैक्टरी नर्व। अब देखें, सर मुझे भी अनोस्मी है।
ओके हो गया, ठीक है। लेवल लेवल लेवल, सुहा तुम्हारा एक लेवल है। सुहा तेरे लेवल का कोई भी नहीं है। सोनिया, एक काम करो, ये सोहा के ना थोड़ा टेस्ट उस्ट करो। एक तो अनोस्मिया हो गया, बाकी आपको पता है कि अनोस्मिया के साथ अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या, एक तरह का इनफर्टाइल या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कालमैन सिंड्रोम कहते होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये कहना होता है कि इसके अंदर कुछ करो अब इसके अंदर आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल और फैक्ट सकती हो, इसका कुछ करो, ठीक है, इसका टेस्ट करो। लेकिन ये वो टेस्ट करते करते बाद में पता चले कि कुछ और ही चीज निकल रही है। तो आपने क्या कहना है कि बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का, एक होता है olfactory, olfactory बल्ब होता है, ठीक है। olfactory बल्ब क्या होता है, आपकी पहली जो क्रेनियल नर्व होती है उसको इधर से लेके जाने में हेल्प करती होती है, ठीक हो गया बच्चों। ये माइग्रेशन करवाती है। अगर olfactory बल्ब नहीं होगा तो क्या आपकी पहली olfactory जो नर्व होगी उसकी माइग्रेशन होगी, ये बताएं। olfactory नर्व की माइग्रेशन नहीं होगी। जब olfactory नर्व की माइग्रेशन नहीं होगी तो क्या स्मेल आएगी, ठीक है। आपने कहना है कि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो एक तरह की नहीं आती, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ क्या देखते हैं, एक तरह का स्मेल देखते होते हैं, एब्सेंस ऑफ स्मेल देखते हैं, नंबर वन। नंबर टू आपने क्या कहना होता है, ठीक है, आपने कहना है, यस, ये भी मैं सोचता हूँ कि हर बंदा जानता होगा कि एक सोहा थी। अब देखें, एब्सेंस ऑफ स्मेल एक देखेंगे, दूसरा बच्चों आप क्या देखोगे इसके अंदर, आपने कहना है कि एब्सेंस ऑफ स्मेल के साथ साथ इसके अंदर गिनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। अब आपको पता है जिसके अंदर गिनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही कम हो गया उसके अंदर जो एफएसएच और एलएच हार्मोन था वो भी एक तरह का कम हो जाएगा। जब एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन कम हो गए तो इसके अंदर जो होगा वो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होगी वो एक तरह की नहीं होगी। आपको पता है जो मेंस्ट्रुएशन करवाता था वो कौन करवाता था, एफएसएच और एलएच। जब एफएसएच और एलएच ही नहीं है तो ओवोल्यूशन ही नहीं होनी, ओवोल्यूशन ही नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होनी। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम बनता है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ स्मेल, मेंस्ट्रुएशन नहीं। और अगर किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन सही तरह नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो कल को फर्टाइल नहीं हो सकती, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो आपने ये दुआ करनी है कि आपके अंदर नोस्मिया तो हो लेकिन दूसरा जो फीचर है वो ना हो। तो आपने कहना है कि फेलियर टू कंप्लीट प्यूबर्टी अ फॉर्म ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडोट्रोपिक क्यों कहा, ओ भाई हर चीज ही घट है, उत्तो घट है। हाइपोगोनेडोट्रोपिक हम लफज तब बोलते हैं जब दिमाग से प्रोडक्शन कम होती है। क्यों, इसके अंदर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कम है, ठीक है, हाँ मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, किनेट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन लेवल ही कम है। तो क्या है, डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन एंड सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द olfactory bulb टू डेवलप, olfactory bulb इसमें बनता ही नहीं है। लो सिंथेसिस ऑफ gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन इन हाइपोथैलेमस, हाइपोस्मिया, अनोस्मिया, लो gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच एलआई टेस्टो इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट इन मेल, एमेनोरिया इन फीमेल। तो कोई भी इतना दा बच्चा जिन्हें नहीं समझ आया बता पूछ सकता है, शाबाश, हाँ जी बच्चों क्लियर है। भाई आपका ना, आप जितनी भी निकाल लो ना थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ लो उन सब में से सिस्टम्स जितने भी हैं उन सब की सिस्टम्स की जो सबसे गंदी जो एम्ब्रियो, पैथो और ये सारी चीजें जो हैं वो आपका रिप्रोडक्टिव है। लेकिन मैं अपना मोर देन 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर हो जाएं, ठीक हो गया बच्चों। इंशाल्लाह कवर हो भी जाएंगी अगर आप इसको एक तरह का अच्छे तरीके से सुने तो। अब देखें बच्चों, अब आप लोगों ने क्या कहना है कि एक तरह का एक चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। क्या होता है एक तरह का 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइव भाईजान 5 अल्फा रिडक्टेज होता क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है क्या। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि 5 अल्फा रिडक्टेज वो इंजाइम होता है जो कि जनाब टेस्टोस्टेरोन को इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील करता है, जिसका नाम होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं, एक तरह का डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर तब्दील करता होता है बच्चों। अब आपने क्या कहना है कि ये अगर किसी बंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, कि एक तरह का टेस्टोस्टेरोन है, तो इसकी जो मोर एक्टिव फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, आपने कहना वो डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन।
वो कौन सी होती है? एक तरह की डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होती है। और इसको जो चेंज करता है उसका नाम क्या? 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम है। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल के एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बहुत अच्छा डेवलप करता है, मतलब पीनस के साइज को, ठीक है, प्लस सक्रोटम को, आपने कहना है इसको डेवलप करता होता है। प्रोस्टेट की डेवलपमेंट करवाता है, क्या करवाता है? एक तरह का प्रोस्टेट की डेवलपमेंट करवाता होता है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि काफी हद तक ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं इसमें डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का भी रोल होता है। लेकिन सबसे मेन क्या है? पीनस साइज, सक्रोटम, प्रोस्टेट, इनकी एक तरह की हेल्प करवाता है। अब देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर आप ये देखें कि एक तरह का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो लेवल अब एक तरह का कम हो गया है, तो जब भी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होगा वो कम होगा, वो किस वजह से हो सकता है? जब आपकी बॉडी के अंदर 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए। जब 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो अब इस मेल के अंदर जब ये बच्चा पैदा होगा, क्या इसके अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होंगे वो सही तरह होंगे? शाबाश। क्या एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होंगे वो एक तरह के सही तरह होंगे? तो आपने कहा ना इसके अंदर तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया सही तरह नहीं होंगे, तो ये बच्चा ऐसा लगेगा जैसा कि ये लड़की है। ठीक हो गया। फीमेल के जेनिटिलिया की तरह लगेंगे, फीमेल जेनिटिलिया लगेंगे आपको, या फिर आपको कहते हैं एक तरह का एम्बिजियस जेनिटिलिया नंबर 1, जिसके अंदर 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। दूसरा आपने क्या कहना होता है, इसके अंदर टेस्टिस आपके नॉर्मल होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो टेस्टिस होते हैं वो अब्डोमेन के अंदर होते होते हैं। तीसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर जब ये प्यूबर्टी के अंदर जाएगा, ठीक है, जब ये प्यूबर्टी के अंदर जाएगा तो आपको पता है तब जाके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग पड़ती है। प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। तो जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ती है, तो टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन नहीं होता जो बंदे की आवाज को पैदा करता है। जैसा कि बच्चे की आवाज के अंदर और बड़े की आवाज के अंदर जो फर्क आप चेंज करते हो वो किस वजह से करते हो? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से करते हो। तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो इसकी आवाज की जो पिच होगी वो तब्दील होगी कि नहीं होगी? होगी। चाहे डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर ये तब्दील नहीं हो रहा, प्यूबर्टी से पहले पहले ये ऐसा ही लगेगा जैसा कि फीमेल के जेनिटिलिया हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी के अंदर चला जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने लग पड़ेगा, जब जाके इसके जिस्म के ऊपर थोड़े बहुत हल्के फुल्के बाल आएंगे, तब इसकी आवाज के अंदर थोड़ी बहुत जो होगी वो तब्दीली आएगी, थोड़ी बहुत। ठीक हो गया। ये आपने कहना होता है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या है कि जो पीनस का जो साइज होगा बंदे के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, पीनस का मतलब कि एक तरह का टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, तो जो पीनस का जो साइज होगा वो स्मॉल होता है, इतना बड़ा नहीं होता। ठीक होगा बच्चों। इसके अंदर फेशियल हेयर्स होंगे, बाकी सारे के सारी एक तरह की चीजें होंगी। ठीक है। बाकी मेंस्ट्रुएशन या ऐसी चीज हम नहीं देखते क्योंकि इसके अंदर यूट्रस नहीं होती। ठीक हो गया बच्चों। बाकी कहना होता है ये सारा का सारा क्या होता है आप आपने कभी होती है। अब अगर आप लोगों से कभी भी एग्जाम के अंदर बच्चा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक पेशेंट आपके पास आता है, उस पेशेंट के अंदर क्या आप देखते हो? बच्चा आपके पास है, उसके अंदर एम्बिजियस जेनिटिलिया है। उसके बाद जनाब हम इसके अंदर देखते हैं कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो जब ये प्यूबर्टी के अंदर जाएगा तो इसमें आप क्या तब्दीलियां देखोगे? तो आपने क्या कहना है, प्यूबर्टी के अंदर जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वही कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा वो? ये टेस्टोस्टेरोन उस बंदे की बॉडी के अंदर पीनस के साइज को इंक्रीज करेगा, तो कितना बढ़ जाएगा पीनस? थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि मेल के अंदर हेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक होगा बच्चों। ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होगा वो एक तरह का जैसे बढ़ेगा, तो आपने ये कहना होता है कि एक तरह का आपकी बॉडी के अंदर जो मेल बॉडी और ये सारा कुछ एक तरह का ज्यादा होने लग पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जब हम इन बंदों को देखते हैं तो ये कैसे हमें लगते हैं? ये हमें ऐसे ही लगते हैं जैसा कि लड़की हो। ठीक हो गया। आपने कहना है कि लड़की की तरह इनको देखा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं ये तो लड़की थी। क्यों लड़की पैदा होते क्यों लगती है? ओ भाई एम्बिजियस जेनिटिलिया है। एम्बिजियस जेनिटिलिया का मतलब क्या है? क्योंकि पीनस तो सही तरह बना ही नहीं हुआ, उनके अंदर थोड़ी सी विजाइना होती है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ी ये लड़के के अंदर तब्दील होना शुरू हो गया। ओ भाई क्यों तब्दील होना शुरू हो गया? उसकी जो वजह थी वो टेस्टोस्टेरोन थी। जो वजह थी वो क्या थी? एक तरह की
टेस्टोस्टेरोन की थी, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उम्र ज्यादा होती जाती है, तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो एक तरह का ज्यादा होता जाता है। ठीक हो गया। तो उम्र के साथ साथ आप क्या देखोगे कि मेल वाले फीचर्स आ जाएंगे, उससे पहले क्या थी, फीमेल के फीचर्स थे। और गलती समझ आई कि नहीं है बच्चों? तो आप देखें क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कब आता है, प्यूबर्टी में। तो यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑटोसोमल रिसेसिव सेक्स लिमिटेड टू, एक मिनट रुपए यार, रीड ऊपर से करें बच्चों। ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिमिटेड टू जेनेटिक मेल 46XY। ठीक है, आपने कहना इनएबिलिटी टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। हमने पढ़ा कि टेस्टोस्टेरोन डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर तब्दील नहीं होता। हमने पढ़ा आटिपिकल जेनिटिलिया अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले पहले जो जेनिटिलिया होंगे वो क्या होंगे, आटिपिकल होंगे। व्हेन हाई टेस्टोस्टेरोन काज मस्कुलराइजेशन, हाई ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मतलब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से बंदे के अंदर मसल्स आएंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होंगे कि एक तरह का वो कहेगा यार अब तो ये लड़के वाले फीचर्स आना शुरू हो गए हैं, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का ल्यूटिनजिंग हार्मोन जो होगा वो नॉर्मल या हाई होगा, इंटरनल जेनिटिलिया के होंगे एक तरह के नॉर्मल होंगे। ठीक है सर, वैसे इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया तो फिर भी कंप्लीट डेवलप नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब कि वही तो हम कह रहे हैं कि पीनस का साइज होगा तो सही, लेकिन थोड़ा होगा। इसके अंदर जो होगा वो क्लिट्रोमिगैली हम देखते होते हैं। क्लिट्रोमिगैली का मतलब ये होता है कि क्लिटरस का जो साइज यानी कि क्लाइटोरियस का जो साइज होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है, इसके अंदर आप ज्यादा देखते होते हो। और ये क्या था आपका 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों, क्लियर है, आगे आ जाओ। आगे हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो आपकी है प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कि एक तरह के प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स क्या है। अच्छा बच्चों, 2 मिनट की लेते हैं ब्रेक, 3 मिनट की, 35 के ऊपर हम करते हैं स्टार्ट दोबारा। ठीक है, कोई गल गुल करनी तो कर लो। जी जी बेटा। अच्छा बच्चों, अभी हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हिसाब है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। प्लेसेंटल डिसऑर्डर के अंदर आपने 2 से 3 चीजें अपने जहन के अंदर रखनी है। वो क्या है, सबसे पहले आपको ये बात का पता होना चाहिए कि ये जस्ट इमेजिन करें, अगर आप इस पिक्चर को देखते हो ना बच्चों, ये है एंडोमेट्रियम, क्या एक तरह का ये आपकी है एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम आ गई बच्चों। जो बच्चा होता है वो कहाँ पे ले करता होता है, बच्चा जो है वो देखें बच्चों को यहाँ पे लेकर आ रहा है, मतलब प्लेसेंटा जो वो यहाँ पे इस तरह किया है एंडोमेट्रियम के साथ इस तरह। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपने क्या कहना होता है, आपने कहना होता है कि एंडोमेट्रियम के साथ, कि एंडोमेट्रियम के साथ लगा हुआ होता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब दूसरा देखें, क्या इसके अंदर आपको कोई एंडोमेट्रियम नजर आ रही है प्लेसेंटा क्रीटा के अंदर, ये बताएं। क्या आपको एक तरह की एंडोमेट्रियम नजर आ रही है, बताइए ना जरा। एंडोमेट्रियम नजर नहीं आ रही। तो जब एंडोमेट्रियम नजर नहीं आ रही तो ये किसके साथ बच्चा लगा हुआ है, अब मायोमेट्रियम के साथ। क्या एक तरह का, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपकी वो कंडीशन जिसके अंदर आपका जो बच्चा होगा वो एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके मायोमेट्रियम के साथ लग जाएगा। उसके साथ लगा है, उसके अंदर नहीं गया अभी, उसके साथ सिर्फ लगा है। तो इसको आप क्या कहोगे, प्लेसेंटा अक्रीटा। अब देखें, ये था अक्रीटा आ गया, इसके अंदर देखें ये अंदर नहीं जा रहा बच्चों, अंदर जा रहा कि नहीं जा रहा, मायोमीडियम के अंदर थोड़ा थोड़ा। तो जिसके अंदर प्लेसेंटा के जो होगा वो जनाब आपका एक तरह का पार्शली मायोमीट्रियम के अंदर इन्वेड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का प्लेसेंटा इनक्रीटा। इसके अंदर देखें बच्चों को, ये जनाब आपका प्लेसेंटा सारे का सारा आपका मायोमीट्रियम के अंदर नहीं चला गया। तो जब ये सारे का सारा चला जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों के एक तरह का परक्रीटा। क्या कहेंगे, एक तरह का परक्रीटा। मतलब क्या है, प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा अक्रीटा बच्चों वो कंडीशन होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो प्लेसेंटा है वो एंडोमीट्रियम को छोड़ के मायोमीट्रियम के साथ लग जाए, सिर्फ लगना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा अक्रीटा। अगर वो मायोमीट्रियम के साथ लग के उसके अंदर इन्वेड कर जाए तो क्या कहेंगे, एक तरह का इनक्रीटा।
अगर वो सारी की सारी मायोमीट्रियम के अंदर इन्वेड कर जाए तो परकरीटा। तो ये तीन किस्में हैं, ठीक है। तो अब ये बच्चा जो होगा बच्चे एक तरह का इजीली डिलीवर हो सकेगा? ये तो बच्चा बेचारा फंस गया है, तो ये इजीली डिलीवर नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को जब ये इजीली डिलीवर नहीं हो सकेगा, इसको हम क्या कहते हैं? एडहीरेंट बेबी, मतलब जुड़ गया बच्चा। इसको हमने कहना है एक तरह का बच्चा बच्चेदानी के साथ जुड़ गया। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू जो होती है वो यूट्राइन वाल के साथ जुड़ जाते हैं। और अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी जो मेन वजह वो क्या है, बच्चों आपने ये कहना होता है कि एक तरह का इसकी जो मेन वजह होती है वो ये है कि अगर एक फीमेल जिसकी एज ज्यादा है, मतलब 35 साल की उम्र में जनाब फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, ये उसके बाद जो फीमेल उसके बच्चे कहीं हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि पहले जो फीमेल थी उसके अंदर आपने क्या देखा कि ऑपरेशन करवाया और यूट्रस के अंदर काफी ज्यादा स्कार बन गए, मतलब एक फीमेल का ऑपरेशन हुआ। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई 20,000 भी कम ले रहा हो ऑपरेशन के तो हम ऑपरेशन उससे करवाते हैं। हमने ये नहीं कहना कि हाँ जी जनाब अच्छा डॉक्टर कौन है, हमने ये देखना है कि जो एक तरह का पेशेंट पैसे कम लेगा उससे। तो ये क्या होता है एक तरह का, अब यहाँ पे आपने देखा, समझ आ रही है? उसने जब ये निकालना है बच्चा उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एडहीजन्स बना देने, स्कार बना देने हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहना है एक तरह का यहाँ पे एक तरह के स्कार बना देने हैं। तो इसके नतीजे में जो स्कार हो जाएंगे तो वो बच्चा क्या होगा, वो यहाँ पे एक तरह का सही फिर लग सकेगा। तो आपने कहना ये कंडीशंस हैं, पहले कोई सी सेक्शन किसी अनजान बंदे से करवाया हो, वो है। बाकी आपने कहना होता है कि ये सारी की सारी कंडीशंस हम देखते होते हैं। अब देखें बच्चों, जब ये सारी की सारी कंडीशंस हम देखेंगे तो ये फीमेल हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगी? आपने कहना है कि ये फीमेल हमारे पास प्रेजेंट करती होती है कि एक तरह का, कि फॉर एग्जांपल ये जो फीमेल होगी इसका जो प्लेसेंटा होगा वो सही तरह सेपरेट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा अंदर घसा जाता है ना। नॉर्मल फीमेल का क्या होता है, जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा आ नहीं जाता बच्चों बाहर, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा को हम क्या करते हैं, वो जनाब एक तरफ से कट करते हैं बिलिकल कोड से, दूसरी तरफ से क्लैंप कर देते होते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर ही नहीं आएगा। तो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन भी ऐसे पूछता होता है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद डिफिकल्टी सेपरेटिंग प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस। क्या? कि प्लेसेंटा यूट्रस की वाल से वो सेपरेट नहीं हो रहा आफ्टर डिलीवरी भी। नॉर्मल क्या है, वो तो हो जाना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा तो इसके अंदर फिर क्या वो कहते हैं कि फीमेल के अंदर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। तो ये क्या है, आपने कहना प्लेसेंटा अक्रीटा का पेशेंट है। ये कौन सा पेशेंट है? अक्रीटा का पेशेंट है। कोई इंदे च रॉकेट साइंस है, मैनू ये दसो कोई मुश्किल शय है इंदे च? सिंपल जी गल है कि अगर फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ एंडोमीट्रियम ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਰੀਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਟਾ ਹੈ। अगर पूरे का पूरा मायोमीट्रियम ਨੂੰ ਲੈ लेगा तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? परकरीटा है। अब देखें बच्चा का फीमेल कैसे प्रेजेंट करेगी, डिलीवरी हो गई है लेकिन प्लेसेंटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? भाई प्लेसेंटा फंसा हुआ है, इस वजह से नहीं आ रहा, वो अंदर फंसा हुआ है। तो फिर हमने क्या करना है, उसको निकालना है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब हम जोर से निकालेंगे तो फीमेल के यूट्रस से ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? तो सीवियर ब्लीडिंग होगी। और अगर किसी फीमेल के अंदर आफ्टर डिलीवरी सीवियर ब्लीडिंग होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों, ऑप्स के अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पीपीएच हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने ये कहना है। और कभी कभी कि फिर क्या होता है, हम हाथ से मैनुअल रिमूवल करते हैं, हाथ से जनाब यूट्रस से बच्चे को एक तरह का प्लेसेंटा को निकाल रहे होते हैं। तो ये सारे का सारा है। अब देखें बच्चों ये क्या है, ठीक हो गया। अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखें बच्चों, फॉर्मली कॉल मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। तो एडहेरेंट का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ प्लेसेंटा। अब नॉर्मल इन्वेजन ऑफ द ट्रोफल वर्सेस टिश्यू इनटू यूट्राइन वाल, रिस्क फैक्टर्स क्या होगा? प्रायर सी सेक्शन और द यूट्राइन सर्जरी, एरिया ऑफ द यूट्राइन स्कारिंग, डेसिडुएशन, प्लेसेंटा प्रीविया, हाई मैटरनल एज, मल्टीपैरिटी। थ्री टाइप्स होती है प्लेसेंटा क्रीटा का मतलब क्या? अटैच टू मायोमीट्रियम, बस। इंस्टेड ऑफ ओवरलाइंग डेसिडुअल बेसालिस विदाउट इन्वेडिंग इट, इसके अंदर इन्वेड नहीं किया। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप यही होती है प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या? पार्शली इन्वेड इनटू मायोमीट्रियम। आगे क्या है? परक्रीटा क्या? कंप्लीटली इन्वेड, मुकम्मल तौर पर इन्वेड कर लिया, परफोरेट कर लिया, ठीक होगा बच्चों। सम टाइम एक्सटेंडेड इनटू एडजेसेंट ऑर्गन ब्लैडर। कभी कभी क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर भी चला जाता है। ये बात की समझ आई कि नहीं? आपको पता है कि यहाँ पर अगर यूट्रस है तो यूट्रस के आगे क्या होता है? यहाँ पे ब्लैडर होता है। तो ये यहाँ से निकलता निकलता ब्लैडर के अंदर भी चला जाता है। तो जब ब्लैडर को भी क्रॉस करेगा तो जब भी बंदी यूरिन करेगी तो इसको हिमाचूरिया होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, हिमाचूरिया होगा, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे ये लिखा ब्लैडर हिमाचूरिया करवाता। प्रेजेंट विद डिफिकल्ट सेपरेटिंग ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर फीटल डिलीवरी एंड सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज आफ्टर अटेम्प्टिंग मैनुअल रिमूवल होता है। मैनुअल क्या होता है? हाथ से, ठीक होगा। ये आपने कहना है। उसके बाद आज जना प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। हालांकि हमने प्लेसेंटा प्रीविया ऑप्स के अंदर फुल डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। देखो बच्चों, आपने क्या कहना होता है,
आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल किसी भी फीमेल के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, वो जनाब यूट्रस के साथ होता है। ठीक हो गया। अब ये जो प्लेसेंटा है वो जनाब निकल कर आपका सर्विक्स के साथ लग जाए, कहाँ लग जाए, आपके एक तरह का सर्विक्स के साथ लग जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं? एक तरह का प्लेसेंटा प्रीविया। और ये बात आप लोग अपने एग्जाम के लिहाज से अपने जहन में रख लो। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जब कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है वो कहता है पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर होता है। समझ आ रही है? पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर होता है, और उसके बाद जनाब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम ये देखते होते हैं। ठीक है बच्चों। और ये प्लेसेंटा कहाँ लय करता है? इसकी तीन टाइप्स होती हैं, लो लेइंग, उसके बाद यहाँ पे, और मुकम्मल तौर पर प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर सर्वाइकल ओस के ऊपर आ जाता है और उसको कवर कर देता होता है। ठीक है, ये एक तरह का मुकम्मल तौर पर सर्वाइकल ओस को भी कवर कर सकता है प्लेसेंटा। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते होते हैं। सबसे पहले आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि अगर ये देखें कि हाँ जी जनाब ये यूट्रस है ना, और यहाँ पे क्या एक तरह का आपने कहना सर्विक्स है, होता क्या है? आपने कहना कि नॉर्मल इस तरह होता है कि यहाँ पे ये जनाब आपका प्लेसेंटा इस तरह है, तो वो जनाब इधर से इधर ही रहता है। ठीक है, वो जनाब इधर से। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो इधर ना जाए बल्कि कहाँ जाए, वो प्लेसेंटा जनाब इधर से इस तरह, ओ इस तरह इधर से, एक एग्जाम्पल सॉरी, आप इतना समझें कि हुआ क्या, वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का सर्वाइकल ओस को थोड़ा सा कवर किया हुआ, इसको हम कहते हैं लो लाइन। ये इस तरह अगर है, ठीक है, उसके बाद एक तो ये टाइप होगी, समझ आ गई, लो लाइन की। उसके बाद आपने क्या कहना होता है? इस तरह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये जनाब एक तरह का इस तरह हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा और ज्यादा कवर कर दिया। ओके। एक होता है कंप्लीट ओस को कवर कर दिया, ये एक इस तरह हो गई। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? यहाँ पे लग गया बच्चा, यहाँ पे बच्चा नीचे आ गया, यहाँ पे नहीं लगा बल्कि बच्चा ही नीचे आ गया, तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? एक तरह का प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है? पेनलेस ब्लीडिंग होती है। आपने ये कहना होता है हमें पता लग जाता है ब्लीडिंग का, बच्चे का पता लगता है सारा कुछ, ठीक हो गया। और उसके अंदर आपने कहना होता है कि इसको हम बचा भी सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ये बचाया जा सकता है अगर हम कोशिश करें। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहते होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा अवर इंटरनल सर्वाइकल ओस। तो बच्चों मैंने क्या कहा, ये कहाँ आता है? ये क्या हिस्सा, ये क्या था? सर्वाइकल ओस था। समझ आ रही है? ऑफ द प्लेसेंटा इज विजिबल थ्रू सर्विक्स। रिस्क फैक्टर क्या? प्रायर सी सेक्शन मल्टीपैरिटी, प्रेजेंट विद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, लोकेटेड क्या होता है? लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बट नॉट कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल ओस। क्या होता है? मुकम्मल तौर पर सर्वाइकल ओस को कवर भी कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यहाँ पर कम लिखा है, मैंने आपको ऑप्स के अंदर फुल डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब ना कहिएगा सर ऑप्स वाला भी पढ़ा दें। हालांकि बंदे जो होते हैं वो एक दफा पढ़ा के कहते हैं देखो बच्चों हमने उधर पढ़ाया था ना, अब इस वजह से मैं इधर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं इधर भी आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। उसके बाद देखें बच्चों आगे क्या होता है? एक होता है प्लेसेंटा अब्रप्शन। देखिए इस बात को थोड़ा सा गौर करें। प्लेसेंटा अब्रप्शन का मतलब ये होता है कि यूट्रस की वाल के साथ प्लेसेंटा इस तरह लगा हुआ है, ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह नॉर्मल लगा हुआ था, ये इस तरह। ठीक है, अब अब्रप्शन का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। अब्रप्शन का मतलब क्या है? यूट्रस की वाल से थोड़ा सा सेपरेट हुआ है। मतलब क्या? प्लेसेंटा पता कैसे हुआ बच्चों? आपने कहना है ओ यार इन्हों की हो गया है, लो जी, एक मिनट यार। अच्छा जी, अब इसके अंदर बच्चों पता क्या होता है? आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये यूट्रस की वाल से क्या हुआ? एक तरह का इस तरह ये सेपरेट हो गया। ठीक है, अब जब ये थोड़ा सा सेपरेट हुआ है, ये जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है इसको अब आप क्या कहोगे? अब्रप्शन कहोगे, ये वाला हिस्सा जो सेपरेट हो गया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल बंदे को पता होगा ब्लीडिंग इधर हो रही है? ये तो ब्लीडिंग वैसे ही छुप रही है बच्चे के नीचे ही। पहले यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, नजर आ रहा था। क्या यहाँ पे ब्लीडिंग आपको नजर आती है? नहीं। तो आपने कहना है कि माँ के अंदर जो ब्लीडिंग होती है पहले तो बंदे को नजर ही नहीं आती। दूसरी ये कंडीशन होती है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर ये पेनफुल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और कई फीमेल ये समझती हैं कि अगर पेन हो रही है तो हो सकता है कि लेबर पेन हो। क्या हो? एक तरह का लेबर पेन हो। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि ये बेसिकली प्लेसेंटा अब्रप्शन है। क्या प्लेसेंटा अब्रप्शन? आपने कहना है कि ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस से एक तरह का प्री मेच्योर सेपरेट हो जाता है। ठीक होगा बच्चों? इसके अंदर आपने कहना होता है कि फीमेल जो होती है उसके अंदर अब्रप्ट पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती जाएगी फीमेल को पता भी नहीं चलेगा, जिसके अंदर ब्लीडिंग होने के बाद अगर ब्लड बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा तो फीमेल के अंदर हाइपोवोलेमिया होगा कि नहीं होगा बच्चों? और ब्लड खून की कमी होगी कि नहीं होगी? जिस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, और ये फीमेल कहाँ जाएगी? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकती है।
उसके बाद क्या हो सकता है, आपने कहना है कि जब माँ के अंदर ही ब्लड कम है तो बच्चे को ब्लड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब बच्चे को ब्लड कम मिलेगा तो फीटल डिस्ट्रेस के अंदर जाएगा, आपका फीटल हाइपोक्सिया के अंदर जाएगा। तो माँ और बच्चे। हेलो, 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 हेलो। एक मिनट यार, बस 2 मिनट में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वो एक तरह का बेबी जो होता है वो एक तरह का सेपरेट होता है। अब भाई किस वजह से सेपरेट हो सकता है? हो सकता है कि उसको क्लैम्पसिया हो, प्री क्लैम्पसिया हो, हाइपरटेंशन हो, मोशंस हो। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शन कहते होते हैं। इसके अंदर माँ का भी खतरा है, बच्चे का भी खतरा है। माँ डीआईसी के अंदर भी जा सकती है, जिसको हम डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन कहते होते हैं। ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना भी सूरत। ठीक हो गया बच्चों। और ये सारी की सारी कंडीशंस क्या होती है, इस सारी की सारी कंडीशंस मैं दोबारा बता रहा हूँ। प्लेसेंटा अब्रप्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो प्री मेच्योर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी से पहले आपने कहना इसके जो कॉजेज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, उसके बाद इक्लेम्पसिया, प्री इक्लेम्पसिया हो सकता है, स्मोकिंग, कोकेन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो वैसो वेली कंस्ट्रिक्शन करनी करवाती है। है कोकेन। आपको याद है ना? वेली क्या कह रही है? नहीं है मुझे। शहर बच्चे। अच्छा, तो आपने क्या कहना होता है कि स्मोकिंग और कोकेन क्या करवाती, वैसा कंस्ट्रिक्शन करवाती होती है। ये पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग थर्ड ट्राइमेस्टर कैन लीड टू मैटरनल हाइपोवोलेमिया हेमरेज, ये सारा कुछ ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पेनलेस के लिहाज से, बच्चे के लिहाज से इन सारी कंडीशंस का पता हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? आगे चलिए। अब आगे देखो, एक जो जिसको हम कहते होते पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या है? पीपीएच जिसको हम कहते होते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपने कहना होता है कि एक फीमेल जब भी डिलीवरी देती है तो वो ब्लीड करती है कि नहीं करती। जब भी फीमेल को डिलीवरी देती है तो सिंपल सी बात है वो ब्लीड करती है। ठीक है, अब देखें, अगर एक फीमेल नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 500 ml से या आधे लीटर से ज्यादा ब्लीड करे और सी सेक्शन के दौरान 1 लीटर से ज्यादा ब्लीड करे तो इस फीमेल को हम कहते होते हैं कि ये फीमेल पोस्टपार्टम हेमरेज की फीमेल है। और पोस्टपार्टम हेमरेज की फीमेल क्या होती है? वो फीमेल जो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर आपने कहना है कि अगर वो एक तरह का 500 ml से ज्यादा ब्लीड करे और सी सेक्शन के दौरान वो 1 लीटर से ज्यादा ब्लीड करे तो इस कंडीशन को आपने कहना है कि वो कौन सी फीमेल है, पीपीएच की फीमेल है। बच्चों, मैंने अब आप लोगों को ये चीज पढ़ाई पोस्ट हेमरेज की, कि इसको याद करने का तरीका क्या होता है, 4T है, अगर आपको याद हो। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आपसे, इस वजह से मैं ये चीजें आप जल्दी से करवा रहा हूं। आपको मैंने करवाया था, आपके पास आती है, उसके अंदर आपने कहना है कि पहले नंबर पे क्या होती है, यूट्राइन आटोन। क्या होगा? ना ना ना, टोन को सबसे पहले याद करना है, टोन को 4T के साथ। ठीक हो गया? आपने कहना है कि जो बच्चा है उसके अंदर जो है वो टोन नहीं है। ठीक है बच्चों, यूट्रस जो उसके अंदर टोन नहीं है। दूसरी बात बच्चों पता क्या होती है, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर यूट्राइन अटोनी के साथ साथ जो दूसरी बात आप लोगों ने जहन में रखनी है वो होती है कि फॉर एग्जाम्पल ट्रोमा। ओ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल माँ गिरी है, हर फिल्म के अंदर क्या होता है, वो माँ गिर दी जनाब, वो कहते हैं जनाब बच्चा उड़ गया है, ठीक हो गया। तो वो आपने कहना है कि गिरने की वजह से ट्रोमा। तीसरे नंबर फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई एक तरह का प्लेटलेट का डिसऑर्डर है। प्लेटलेट का डिसऑर्डर क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फीमेल के अंदर एक तरह का
प्लेटलेट सही तरह नहीं है, या फिर एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर सही तरह नहीं है, उसकी वजह से। ठीक है। आपने कहना होता है कि रिटेन टिश्यू का मतलब क्या है? रिटेन टिश्यू का मतलब ये है कि जब डिलीवरी हो रही हो और उसके दौरान कोई ना कोई टिश्यू जो है वो रह जाए आपका। ठीक है। वो प्लेसेंटा के अंदर बाज औकात क्या होता है कि वो फीमेल एक तरह का, अगर किसी का अबॉर्शन या मिसकैरेज होता है ना बच्चों, तो उसके अंदर रह जाते हैं। जब वो यूट्रस की वाल के अंदर ये टिश्यूज रह जाते हैं ना, तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का, अच्छा, उसको आपने ये कहना होता है कि एक तरह का उन फीमेल के अंदर हम क्या देखते होते हैं बच्चों, कि आपने कहना है कि डीआईसी के चांस। आवाज का इशू आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। ना करो यार, उन का इशू नहीं होना चाहिए। उन तो मैं नासा को नेट लिया है। ओके, आप सही है तो इस कंडीशन को आपने क्या कहना होता है बच्चों? आता अच्छा, तो पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है? आपने कहना है कभी भी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो पोस्टमार्टम हेमरेज वो कंडीशन होती है जब डिलीवरी के दौरान किसी भी फीमेल के अंदर जो है वो जनाब आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। जब ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाए तो इसके नतीजे में जो है जो कॉजेज हैं वो आपको मैंने बता दिए। पोस्टमार्टम हेमरेज के कॉजेज क्या हैं? ग्रेटर देन पे ये लिखा है, लेकिन मैंने कहा सी सेक्शन के अंदर 1 लीटर और एसवीडी के अंदर आधा लीटर। लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड 4T है टोन। उसके बाद सॉफ्ट बोगी यूट्रस, इसमें हम देखते हैं मोस्ट कॉमन यही है। ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद यानी कि सर्जरी करते हुए किसी तरह का, या बच्चा डिलीवर करते हुए तब भी तो ट्रॉमा हो सकता है। जैसा कि डिस्टोशिया हमने पढ़ा था, रिटेन्ड प्लेसेंटा द टिश्यू थ्रम्बिन, मतलब कि कोगुलोपैथी है। इसके अंदर सबसे जो पहला काम करना इलाज के अंदर आप क्या करते हो बच्चों? जब यूट्रस पकड़ते हो ना, यूट्रस के अंदर हाथ से मसाज करते हो। ये आधे से ज्यादा जिन लोगों ने गायनी करनी है, आप ये खुद देखोगे कि हाँ जी जनाब, डॉक्टर साहबान क्या करते हैं, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है तो वहां उसके ऊपर एक तरह का यूट्रस के ऊपर मसाज कर रहे होते हैं। दूसरा, आप क्या काम करते हो? आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते होते हो। ठीक हो गया बच्चों? अगर फिर भी नहीं रुकती तो यूट्राइन आर्टरी को आप एक तरह का लाइगेट कर देते होते हो। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होने के लाइगेट करते होते हैं और उसके बाद यूट्राइन मसाज करते होते हैं। ये सारे का सारा हमें पता होने के पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है। क्लियर है? यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई कि हाँ जी जनाब पोस्टमार्टम हेमरेज क्या? अभी हम लास्ट आपका एक टॉपिक है छोटू सा, वो कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी क्या होता है। ये भी हम लोगों ने वैसे किया हुआ है कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी क्या है। देखो यार, थक तो नहीं ना गया तुसी? इदां ही है ना? ट्रांजा भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। कल आपको जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट होना है पीड्स दूसरा लेक्चर। और पीड्स के अंदर हम लोगों ने जो कवर करना है वो जीआईटी सारी की सारी होगी। चलो ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो रह गया तकरीबन वो आप लोगों का है, मतलब कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। उसके बाद कुछ और चीजें, और उसके बाद जो है ना ये फीमेल के अंदर कार्सिनोमा। बाकी ऑलरेडी हमने सारा फीमेल के अंदर कर लिया है। ठीक है। पीसीएनोमा का टॉपिक रह गया, बाकी फीमेल सारे का सारा कवर हो गया है। और कैंसर रह गए बस आप लोगों के। इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा इंशाल्लाह वो होगा जनाब आपका एक तरह का फर्दर मेल के अंदर, बल्कि एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल के अंदर ये मेल की कुछ डिजीजेज होंगी वो हम बॉtulism हमने कर लिया, वेरिकोसील, ये हाइड्रोसील क्या होता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स क्या होते हैं, बस ये। ठीक है, सेमिनोमा ये वो। बाकी इंशाल्लाह ज्यादा मतलब 2 दिन और होंगे, 3 दिन बल्कि, क्योंकि इसकी फार्मा भी है तो उसके ऊपर। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो हम लोग फ्री हैं। ठीक है बच्चों, बाकी इतना ज्यादा नहीं है।